ज्ञान जगत बाय विनीता में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कारम। हमने पिछली क्लास में देखा था आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल के बारे में। हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में जो डिफरेंस था वो हमने देखा, और सेल के बेसिस पर किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम देख सकते हैं वो हमने देखा। जो सेल होता है उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स मौजूद रहते हैं जो मिल करके एक कंप्लीट सेल को बनाते हैं। तो उसमें बेसिक कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो जिसमें हमारा, अगर हम किसी सेल को देखें तो ये मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर बना दिया है जिसमें हम देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, एंड सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, वैक्यूल है, गोल्गी बॉडी है। इस तरीके से एक कंप्लीट सेल जो है वो फॉर्म हो जाता है। अगर हम देख के हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो रहता है वो सराउंडिंग से कांटेक्ट में रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेल के अंदर के मटेरियल को सराउंडिंग से के कांटेक्ट से रोक के भी रखता है और उसको कांटेक्ट में भी रखता है। कैसे? अगर हम देखें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सॉल्यूट एंड आयंस को ही पास होने देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सेल के अंदर के मटेरियल को आउटर सराउंडिंग से कांटेक्ट में भी रखता है, और एक लेयर होने की वजह से उसको सराउंडिंग, जो आउटर सराउंडिंग है उससे रोक करके भी रखता है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन का जो देख लिया हमने कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनता कैसे है, उसका फंक्शन हमने देख लिया कि वो एक्चुअल में क्या करता है एंड शेप देता है, हम बोल सकते हैं किसी भी सेल को, और प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेल वॉल की, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, तो प्लांट सेल में होने की वजह से ये सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज के साथ बने होने के साथ साथ में ये रिजिडिटी देता है किसी भी प्लांट सेल को, एंड अगेन ये प्रोटेक्शन देगा सेल को। और अगर हम प्लांट सेल और वॉल की बात करें, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात करें, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग पार्ट है ऑर्गेनिज्म का, जबकि जो सेल वॉल है वो डेड पार्ट है, उसमें किसी भी तरीके का जान नहीं होता है, किसमें? सेल वॉल में। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म। तो कोई भी सेल के अंदर जो डेंस मैट्रिक्स होता है वो डेंस मैट्रिक्स, या बोल सकते हैं फ्लूइड, जो कि गाढ़ा रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो डेंस मैट्रिक्स रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक डेंस फ्लूइड है, और इसी के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एप्रेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सब के सब इसी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, किसमें? साइटोप्लाज्म के। और अगर हम बोलें कि सारे जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं इनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो साइटोप्लाज्म है वो स्पेस देता है, या फिर उनकी एक्टिविटी, उनके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको करने में स्पेशल उनको सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारा हो गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच कनेक्शन का काम करता है, एंड ये 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस पर, इसलिए हम उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफनेस की वजह से। अगर हम स्मूथ की बात करें तो इसके सरफेस पे कोई भी ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, और इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम जैसे कि देख चुके कि वो न्यूक्लियस और सेल के जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में कनेक्शन बनाता है, मतलब कि यहाँ से पार्टिकल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आउट जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें राइबोसोम की, क्योंकि मैंने राइबोसोम को इसलिए लिया क्योंकि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है, इसीलिए अगर हम देखें तो सेल में राइबोसोम जो होता है वो 2 जगह पर होता है।
या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होगा या फिर वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा। तो राइबोसोम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, 70S एंड 80S। तो ये 2 टाइप्स का होगा और इसका काम होगा कि ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है सेल के अंदर। अगर हम नेक्स्ट पर जाएं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी फॉर्म होता है। अब वो एनर्जी फॉर्म कैसा होता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर पे जो करंट आता है वो कहाँ से आता है, पावर हाउस से आता है। वैसे ही जब सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो जो एनर्जी फॉर्म होते हैं वो एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी के फॉर्म पर स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए स्टोरेज होने की वजह से हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जिसमें हम जानेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसके पास खुद का डीएनए होता है और इसके अलावा प्लास्टिड के पास सिर्फ होता है खुद का डीएनए। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो होता है वो बेसिकली डिफरेंट शेप्स का हो सकता है, रॉड लाइक हो सकता है या फिर ग्रैन्यूल शेप का हो सकता है या तो फिलामेंटस शेप का हो सकता है। ये होता है न्यूक्लियस के आसपास में ही। और इसमें क्या होता है कि ये जो इसका इम्पॉर्टेंट रोल जो रहता है, ये सेक्रेशन करता है हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का। और इस तरीके से गोल्गी एपरेटस हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम जो रहता है वो हमारे सेल में इधर उधर बिखरे रहता है ग्रैन्यूल के फॉर्म पर। जो लाइसोसोम होता है वो लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को या फिर बोल सकते हैं कि डैमेज सेल जो रहते हैं उनको ये डिग्रेड कर देता है या फिर डाइजेस्ट कर देता है। कभी कभी ये क्या करता है, अगर सेल डैमेज हो गई है तो वो खुद की सेल को भी डाइजेस्ट कर जाता है। इसलिए हम कहते हैं इसे सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम का इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो सेल है उसमें से फॉरेन पार्टिकल्स एंड जो वेस्ट पार्टिकल जो रहता है जिन्हें डाइजेस्ट करना रहता है उसको हटाने में मदद करता है। साथ में ये जो लाइसोसोम है ये जब स्टार्वेशन का पीरियड रहता है, जब सेल को बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही होती है या फिर हम फूड इनटेक नहीं कर रहे होते हैं, तो जो सेल के अंदर ही जो फूड पार्टिकल होते हैं जो फैट के फॉर्म पे स्टोर है या तो दूसरे फॉर्म पे स्टोर हैं, उन्हें वो डाइजेस्ट करके हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये जाननी है कि लाइसोसोम जो होता है वो सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सुसाइडल बैग के नाम से आता है, इसलिए हमारे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे सेंट्रोसोम पर, तो ये जो सेंट्रोसोम होता है वो न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होता है। इस पे क्या होता है कि इसका काम जो होता है वो होता है कि जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के टाइम पर ये जो है वो स्पिंडल फाइबर को बनाता है। स्पिंडल फाइबर हम देखे होंगे सेल डिवीज़न में, जो इस तरीके का फाइबर फॉर्म होता है, तो इस स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करता है सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम बना होता है सेंट्रियोल्स का, तो इस पे लगभग 2 सेंट्रियोल होते हैं और इस तरीके से ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट्स एंड क्लोरोप्लास्ट्स। तो जो हमारा ल्यूको है, ल्यूको मीन्स वाइट होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो रहते हैं वो कलरलेस होते हैं और ये मेनली फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि पोटैटो हमको पता है कि एक स्टेम है जो कि अपने अंदर फूड को स्टोरेज करने की वजह से वो फूल करके फ्लैशी हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर में बहुत सारे फूड स्टोर होते जाते हैं। किसके अंदर? पोटैटो के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमा मीन्स होता है कलर, जो कि हमारे प्लांट्स या ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं, ऑरेंज, येलो, पिंक, ये सब कलर जो होते हैं वो स्पेसिफिक जो प्लास्टिड्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसमें आता है ज़ैंथोफिल और कैरोटीन।
कैरोटीन जो है वो हमको ऑरेंज कलर देता है और ज़ैंथोफिल जो रहता है वो येलो कलर देता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ कलर्स जो होते हैं ब्लू, पर्पल, ये सब जो कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से नहीं होते हैं, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्लास्टिड में, और थर्ड है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, तो जो हमारे ट्रीज़ या प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है वो होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट की वजह से, जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं वो लोग, जो कि एक एनर्जी का फॉर्म है, और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी फूड में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरीके से वो कन्वर्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो ये होता है प्लास्टिड के ही थ्रू। तो ये जो सेल होते हैं वो खुद से डिवाइड हो सकते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो खुद से डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि उनमें अपना खुद का डीएनए मौजूद होता है। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो हमारे पास है न्यूक्लियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए ब्रेन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से सेल को फंक्शन करने के लिए एक न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है, जो सारे सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। नेक्स्ट जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में बेसिक 3 चीज़ें हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक कैरेक्टर जो हमारे ऑफस्प्रिंग में आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारा न्यूक्लियस। एंड सेल में सेल डिवीज़न होता है, उसको इनिशिएट करने में न्यूक्लियस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है जो कि एक डेंस मैट्रिक्स है। न्यूक्लियस के अंदर के मैट्रिक्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और साथ में हमारे पास होता है न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमैटिन फाइबर। तो ये क्रोमैटिन फाइबर जो रहता है वो फाइबर के फॉर्म पे हमको नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है, पर जब भी सेल डिवीज़न होता है तो यही क्रोमैटिन फाइबर जो है रहता है, यही क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम्स के फॉर्म पर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जो कि रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जब सेल डिवीज़न होता है तब। नेक्स्ट हमारा वैक्यूल एंड ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि किसी भी सेल में इधर उधर बिखरे रहते हैं, जो कि हो सकते हैं कि फैट के ग्रैन्यूल्स हों या फूड ग्रैन्यूल्स हों या फिर दूसरे किसी ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा वैक्यूल जो रहता है वो खाली स्पेस रहता है, उसे हम वैक्यूल कहते हैं, खाली जगह को। प्लांट सेल में जो वैक्यूल रहता है वो लार्ज साइज़ का होता है क्योंकि उनके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, और वो जो भी चीज़ों को डंप करते हैं, जो उनके बॉडी का वेस्ट रहता है, वो वैक्यूल में ही उसको डालते जाते हैं। और हमारे जो एनिमल सेल में है, हमारे पास स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम होने की वजह से हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं स्पेसिफिक कौन से ऑर्गेनल आपको डिटेल में पढ़ना है जो आपको समझ में नहीं आ पाया है। नेक्स्ट आखिरी टॉपिक जो इस चैप्टर का बचता है वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये बहुत ही सिंपल है इसको समझना, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब स्टार्टिंग में जब अर्थ बना, तो अर्थ बनने के समय पे जो स्टार्टिंग सेल्स बने वो कम मैच्योर थे, या फिर बोल सकते हैं उनका जो सेल था, जो उनका स्ट्रक्चर था वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था जितना आज के एनिमल्स के सेल हैं। तो हम बोल सकते हैं प्राइमरी सेल्स थे जो कि प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, और यूकैरियोटिक जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस, या फिर बोल सकते हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ हमको देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो राइबोसोम्स जो रहते हैं वो यूकैरियोटिक में लार्ज होते हैं और प्रोकैरियोटिक में स्मॉल होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कुछ हम बैक्टीरियाज या फिर कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो आते हैं। बाकी सारे के सारे आते हैं यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट अगर हम देखें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, तो प्रोकैरियोटिक के जो कुछ सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं जो कि
यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। एट लास्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक रहते हैं वो वेल डेवलप्ड सेल्स नहीं हैं, जबकि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल हैं वो वेल डेवलप्ड सेल हैं। तो इस तरीके से आज मैं इस चैप्टर को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाते रहेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए एंड शेयर करिए। एंड अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या चीज़ें छूट रही है या तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से अब मैं आपसे विदा लेती हूँ एंड बाय बाय, थैंक यू।